आइए स्टार्ट करते हैं आगे की चीजों की तरफ, शुरुआत करते हैं बढ़िया तरीके से। सर्कल डाल लीजिए। सर्कल को कहा जाता है वृत्त। वृत्त के बारे में पढ़ना बहुत आवश्यक। अगर मैं एक वृत्त के बारे में पढ़ा रहा हूं आपको, तो सबसे पहले ये एक वृत्त है। यह उस वृत्त का केंद्र है। एक लाइन मैंने ये अलग कलर में डालेंगे। एक लाइन मैंने ये डाल दी, एक लाइन मैंने ये डाल दी, एक लाइन मैंने ये डाल दी, एक लाइन में ये ले गया। ठीक है, आइए नामकरण कर दीजिए इनका। तो मैंने इसको बोल दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ है, जी है, ये एच है, या बोल सकते हैं ये एच है, ये आई है और ये जे है। आइए भैया सब लोग समझ लीजिए कि क्या मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चीजें होंगी और उन प्यारी प्यारी चीजों को समझने के लिए आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं ए बी आपका क्या है? ए बी आपकी जीवा है, कॉर्ड है, कॉर्ड। तो सर कॉर्ड क्या होती है? परिभाषा को साथ के साथ सुनते जाइए और जिसका मन हो वो लिख लेना। किसी भी वृत्त में उस वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा जो होती है वो क्या होती है? कॉर्ड कहलाती है। जल्दी से बताओ कॉर्ड क्या है? कॉर्ड ये है कि किसी भी वृत्त में उसकी परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं, कहीं भी सर, हाँ भाई कहीं भी, यहां से यहां से यहां, तो आप कह सकते हो कि वही कॉर्ड कहलाएगी। तो मैंने जो बोला उसको दोबारा से सुन लो। किसी भी वृत्त पर उसके परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वह आपकी क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। अगर मैं सीडी की बात करूं तो सीडी आपका ये क्या है? ये आपका केंद्र है और ये केंद्र से गुजर रहा है, सेंटर से अगर गुजर रहा है तो सेंटर से गुजरने वाला आपका क्या कहलाएगा? डायामीटर कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा डियर? व्यास कहलाएगा, डायामीटर कहलाएगा। और डायामीटर जो होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी r, केंद्र से परिधि तक की दूरी r, ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। अब एक प्रश्न आप लोगों का आता है दिमाग में कि गुरुजी जो चीज आपने पहले बोली कि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन जीवा होती है, तो क्या ये डायमीटर के लिए भी है? बिल्कुल है। तो क्या हम कह सकते हैं यह आपकी क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। क्या है? सबसे बड़ी जीवा, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसको भी आप जीवा कहेंगे। तो व्यास क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। तो किसी भी सर्किल में व्यास को क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी जीवा कहा जाता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहा जाता है। अच्छा ये क्या है? ई एफ जी, इसको हम कहेंगे सेकेंड। इसको क्या कहेंगे हम? सेकेंड, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको हम कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। और यह क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा, जिसको हम बोलेंगे टेंजेंट। और ये आई क्या है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है एक सर्किल के बारे में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया भाई? बोले सर बिल्कुल है, अच्छा शुभारंभ करना है और एक एक चीज को पढ़ना है। आइए अगर हम आगे बात करना चाहते हैं आगे की चीजों पर, तो आइएगा स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी फटाफट से लिखते जाइए। सबसे शॉर्ट एंड स्वीट में आपको प्रॉपर्टी लिखाऊंगा,
जिससे कि आपको रिवीजन करने में भी तकलीफ ना होगी। ठीक है माय डियर, आइए तो क्या है सर, पहली प्रॉपर्टी आपके सामने है कि ये अगर सर्किल है और इस सर्किल पर मान लीजिए कि ये जीवा है, तो ये एक चीज मुझे बताओ, ये वाला जो खंड होता है, ये वाला जो खंड है ये क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट है या माइनर सेगमेंट है, पहले तो ये बताओ। तो बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए कि ये माइनर सेगमेंट है। तो जीवा के नीचे का जो आपके सामने छोटा वाला पार्ट है वह आपका माइनर सेगमेंट कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, लघु वृत्तखंड कहलाता है। और फिर दीर्घ वृत्तखंड क्या कहलाता है, सर ऊपर वाला जो पूरा वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है, दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। सर ये क्यों लिखा रहे हो, क्योंकि जब क्वेश्चन में आता है ना कि दीर्घ वृत्तखंड पर बना कौन, लघु वृत्तखंड पर बना कौन, तो बच्चे क्या कर जाते हैं, बौखला जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से कल राजस्थान रॉयल बौखला गया था, तो इसी तरह से यहां पर क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, और ये जो नीचे वाला है ये माइनर सेगमेंट कहलाता है। तो किसी जीवा के ऊपर और नीचे दो वृत्तखंड स्थित होते हैं, आप सब जानते हैं। ये आपकी एक कॉर्ड है और उसके नीचे वाला जो छोटा वाला पोर्शन होगा वो माइनर, ऊपर वाला मेजर। तो पहली चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए दूसरी चीज, प्रॉपर्टी नंबर 2 नोट डाउन करते जाइए और अच्छे से समझते जाइए। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है कि अगर ये एक वृत्त है तो इस वृत्त पर किसी जीवा द्वारा, इस वृत्त पर किसी जीवा द्वारा, ये आपका एक सेंटर है, केंद्र पर बना हुआ कोण, समझ रहे हो ना, किसी वृत्त पर जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण उसी साइड ही, सेम साइड ही, कौन से, सेम साइड, परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। यानी कि ये आपका सेंटर है O। तो ध्यान दें, इस जीवा द्वारा, मैंने इस ए बी जीवा को मान लिया जीवा, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है, आपको सेम साइड ही देखना है। ठीक है, तो किसी भी जीवा में केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का ऑलवेज डबल होगा। और इस प्रॉपर्टी को आप उस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, किस तरह से, जिस तरह से आपको मैंने वहां पर बताया है सरकम सेंटर में। तो यहां पर आपकी चीजें क्लियर हो गई भाई, समझ में आ गई। लेकिन ध्यान रखना, सेम साइड होना चाहिए, एक ही साइड आपका होना चाहिए। ठीक है भाई साहब। तीसरी प्रॉपर्टी आपके सामने है, जल्दी से लिख ले, जल्दी से लिख ले। क्या ऐसी स्थिति में भी जहां पर ये आपका सेंटर दे दिया है और इसी चाप द्वारा यहां पर मैंने एक कोण बना दिया, तो अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि भाई ये अगर आपका O सेंटर है, ये आपका 2 थीटा है, तो क्या ये भी थीटा होगा क्या? आप कहोगे जी हां, क्योंकि चीजें वही हैं, जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। तो इस चीज को भी आप दिमाग में रखें। चौथा केस, किसी भी वृत्त में एक जीवा आपको दे रखी है और उसी जीवा से अंतरित दो कोण, चलिए उसी जीवा से बनाए गए दो कोण, जैसे कि एक तरफ मैंने ये एंगल बना दिया और उसी को आधार मानकर दूसरा भी केंद्र के एक ही तरफ बना दिया। अब मान लीजिए कि ये भी आपका एक सेंटर है और एक ही जीवा से आपने क्या किया, या कहूं तो एक ही चाप से
आपने एक कोण ये थीटा बना दिया, और दूसरा वाला क्या होगा, तो एक ही चाप से केंद्र के एक ही तरफ जो दोनों कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ध्यान देना, हर एक चीज पे मतलब है, हर एक चीज का मीन है जो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि एक ही तरफ, केंद्र के एक ही तरफ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है डियर, सेम कॉर्ड से बनाए गए एंगल्स सेम होते हैं। ठीक है, अभी बस आप लर्निंग करिए, जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो आप चुटकियों में बनाएंगे, लिए विश्वास करिए बस। और आपको मैं अभी और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आपको बड़ा मजा आएगा आपको कि यार हम एक अलग लेवल की ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम नहीं कर पाते हैं, वही सब प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो और ध्यान, ठीक है, अच्छे से। अगली 5वीं प्रॉपर्टी पर हम बात करते हैं, और मैं आपको कोई टेंशन नहीं दे रहा हूं, मैं फालतू का दिमाग में टेंशन नहीं डाल रहा कि ये क्यों कैसे, इनके प्रूफ्स होते हैं हर किसी के कि आधार समान है तो एरिया बराबर होगा, तो ये आपके सामने ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, तो वो सब नहीं करना, आपको सिंपल प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है। ठीक है डियर, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आती है ये कि अगर मान लीजिए कि ये आपका व्यास है, ए बी आपका क्या है, एक व्यास है, व्यास ए बी आपका डायमीटर है, डायमीटर है क्योंकि केंद्र से गुजर रहा है, तो व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण कितना होगा। तो आप सब लोग भली भांति परिचित हो इस कॉन्सेप्ट से कि किसी भी ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, पेपर में या फिर कोई भी प्रश्न होगा तो सब में काम आएगा। तो किसी भी वृत्त में व्यास द्वारा डायमीटर द्वारा परिधि पर जो बना हुआ कोण होता है वह क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो किसी भी वृत्त में डायमीटर द्वारा परिधि पर बना हुआ जो कोण होता है वह ऑलवेज 90 डिग्री बनाता है। चलेगा, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है डियर, प्लीज ध्यान दें कि अगर आपके सामने एक सर्किल है और इस पर आपके लिए 2 सेकंड बनाई गई हैं, ये दोनों क्या हैं, ये 2 सेकंड हैं जो कि बाह्य बिंदु पर आपस में एक दूसरे को ये काटती हैं, और इस बाह्य बिंदु को मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया P, इसको मैंने बोल दिया A, इसको मैंने बोल दिया B, इसको मैंने बोल दिया C, इसको मैंने बोल दिया D। क्वेश्चन कैसे बनेगा, मेरी बातों को बस सुनिएगा आप लोग, ठीक है डियर। हाँ चलिए, तो मेरी बातों को बस आप सुनिएगा और आपको काफी मजा आएगा। तो मैं आपसे ये बोलता हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किन्हीं भी दो जीवाओं को बाहर की तरफ बढ़ाया गया और P बिंदु पर इंटरसेक्ट करा दिया गया, ये बोल सकता हूं ना मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 जीवाओं को बाहर की तरफ बढ़ाते हुए P बिंदु पर क्या कर दिया गया, इंटरसेक्ट कर दिया गया। तो क्या प्रॉपर्टियां लगती है तो ये सिमिलरिटी वाला केस, मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, लगा दूं सिमिलरिटी, ये कॉमन एंगल हो गया आपका, लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। ठीक है, ये दोनों आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल आपके इस वाले एंगल के बराबर होगा एकांतर खंड प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, एकांतर खंड प्रमेय से। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आप बिल्कुल जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, कि अगर आप ये सोचते हो कि यार ये आपका एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, पैरेलल नहीं है लेकिन एकांतर खंड प्रमेय तो लगी रही है ना, कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य वाला जो कोण होता है इसके बराबर होता है, और इस वाले में अगर मैंने इसको मान लिया अल्फा तो ये अल्फा के बराबर हो जाएगा, और ये कॉमन एंगल है तो ये कॉमन एंगल हो जाएगा। प्लीज आपको समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, हम ज्यादा लिखने की बजाय अगर दिमाग से सोचेंगे तो ये ज्यादा आसान लगेगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आया कि सर क्या हो गया, लेकिन ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। क्या होता है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, किससे, एकांतर खंड प्रमेय से। कौन सी प्रमेय, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, क्योंकि ये इसके लिए एकांतर खंड है और ये इसके लिए एकांतर खंड है। बोले गुरुजी कैसे हो गया, हमें नहीं समझ में आया।
उसको भी समझा देता हूं कैसे हो गया। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में दोनों कोणों का योग क्या होता है, आमने सामने वाले। बोलते जाओ प्लीज, बोलते जाओ। सर दोनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180, और इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, 180। तो दोस्तों अगर आप निकालना चाहते हो कि भाई ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस थीटा, तो ये अपने आप ही थीटा हो गया। इसलिए तो प्रूफ भी हो गया यहां की यहीं पे। तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला ट्राइंगल है आपस में सिमिलर है। क्यों, एंगल एंगल एंगल, कॉमन एंगल भी है। तो अगर आपके ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज को इक्वल कर सकते हैं, राइट। बोलो किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बोलो सर बिल्कुल नहीं है, कर दूं। इस अल्फा के सामने छोटे वाले का पीसी ले रहा हूं, इस अल्फा के सामने बड़े वाले का पीबी ले रहा हूं, बराबर इस थीटा के सामने इस थीटा के सामने छोटे वाले का पीए ले रहा हूं और इस थीटा के सामने बड़े वाले का पीडी ले रहा हूं। तो क्या यही निकाल के आए, पीए इंटू पीबी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर बराबर पीसी इंटू पीडी। गजब नहीं होगा क्या, बताओ। यही तो होता है। मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। एक्सप्लेन करने का तरीका होता है मात्र। जब आप कोई स्टूडेंट फोकस कर रहा होगा ना तो अब लग रहा होगा कि यार बस इतना सही, सिमिलरिटी इतनी आसान है लगाना। बिल्कुल यार, आपको कंसेप्ट समझना है, देन आपके दिमाग में सब कुछ चलने लगेगा। ठीक है माय डियर, तो ये आपके सामने निश्चित हो गया है, पीसी इंटू पीबी बराबर पीए इंटू पीडी, और पीए इंटू पीबी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब कॉन्सेप्ट को प्लीज ध्यान रखिएगा। सर हम कैसे दिमाग में रखें, समझो। आप एक बच्ची हो, आपकी तबीयत खराब होती है, ना हो वैसे तो, लेकिन किसी भी मरीज को ले लेते हैं, किसी भी पेशेंट को ले लेते हैं, तो आपन क्या करते हैं, नजदीकी स्वास्थ्य भवन में जाते हैं और फिर वहां दिखा के फिर कहां आते हैं, घर आते हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि सीधा बी पर भग जाएंगे, नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, या फिर किसी और एग्जाम्पल की तरह ले लें इसको कि भाई आराम से आप पहले ए तक जाओगे, फिर दोबारा से बैक टू द होम, बैक टू द पवेलियन, देन दोबारा से आप बी पर जाओगे। तो यानी कि आप डायरेक्टली नहीं जाओगे किसी भी तरह से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीए जाना है और पीबी जाना है, पीए इंटू पीबी, और पीसी जाना है और फिर पीडी जाना है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर आपको वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। अक्सर वो आपके बीच में क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा वो आपके साथ में। सर कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, वो है ना बीच वाली लाइन दे देगा, आप सोचोगे कि इसका गुणा करके रख दूं, नहीं। कैसे, दोबारा आकर जाओ हर दोनों पॉइंटों पर। तो पीए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी, ये मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट है और ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। मैं जिन प्रॉपर्टीज पर स्टार बना रहा हूं ये डायरेक्टली आएंगी, ये ध्यान रखना आप। चलिए भैया नेक्स्ट वन, 7th नंबर। अभी तो मैंने दो जीवाओं को बाहर इंटरसेक्ट करवाया, आउटसाइड। अगर मैं उन दोनों जीवाओं को अंदर की तरफ, दोनों जीवाएं अगर अंदर की तरफ काट दें, तो अब अंदर की तरफ काट दें, ये जीवा है ये जीवा है, आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि सर सेंटर पे कटेगा क्या। कौन बोला, कोई नहीं बोला सेंटर पे कटेगा। मान लिया कि ये पी पॉइंट पर कट रहा है और ये आपकी ए बी जीवा है और ये आपकी सी डी जीवा है। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, बोले नहीं है। अब इस बार मैंने आपसे क्या कहा कि ए बी और सी डी आपकी कॉर्ड हैं इनसाइड इंटरसेक्ट करती हैं, अंदर की तरफ एक दूसरे को काटती हैं पी पॉइंट पर। क्या करती हैं, चलिए जिनके भी फीवर हो रहा है या फिर सामान्य सिम्टम्स हैं, मैंने आपको कुछ दवाइयां डाली थी, मेडिसिन किट डाली थी मैंने आपके लिए, तो कृपया करके उन्हें ले लीजिएगा। उसमें कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो आपको नुकसान करे।
जिंक है, मल्टीविटामिन हैं, और पैरासीटामोल है, और आपकी क्या कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन है एंटीबायोटिक। तो वो मतलब एक परफेक्ट, भाई देखो सीधी सी बात है, अभी ना हुआ और कहीं दिखाने चले गए और हो गया तो उससे बड़ा रिस्क ना लें, है ना। आप आराम से मल्टीविटामिन लें, और गिलोय, गिलोय है ना, गिलोय होता है, आप गांव में अगर कस्बे में रहते हैं तो गिलोय का काढ़ा बना लें, काली मिर्च डाल के, गुड़ डाल के, गिलोय उबाल के, तो उसको पी लें, परफेक्ट है, स्वस्थ रहोगे। क्योंकि अगर मेंटली स्वस्थ नहीं रह पाए तो फिजिकली और बीमार लगता है। आदमी अगर पड़ा रहता है तो उसको और सोच सोच के भाई हो गया बीमार, आज गया आज गया आज गया, ऐसा लगता है। ठीक है, तो वो आप चीजें देख लेना, ठीक है ना। तो अपने आप को ऐसा मत सोचो कि बीमार हो, ये मौसम ही ऐसा चल रहा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ठीक है डियर, अब इस पे ध्यान दीजिए। तो सर क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसका? कॉन्सेप्ट बहुत नीट एंड क्लीन है। इसमें भी आप लगा सकते हैं पीए इंटू पीबी बराबर पीसी इंटू पीडी, पीए इंटू पीबी पीसी इंटू पीडी। ठीक है, इसको भी आप दिमाग में रखें। पी पॉइंट अगर अंदर है, कोई और भी पॉइंट हुआ तो कोई टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है डियर, यहां तक समझ में आ गई बात। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, इसको अगर आप दो ट्राइंगल बनाते हैं और सिमिलरिटी लगा देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मैंने आपसे बोला कि ये आपके सामने एक सर्कल है, और ये सर्कल है और आपके लिए एक आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है, सर्कल है और आउटसाइड पॉइंट है, और इस पॉइंट से मैंने एक सेकंड डाल दिया, और इसी पॉइंट से मैंने क्या कर दिया, एक स्पर्श रेखा डाल दी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये अगर आपका P पॉइंट है और ये आपकी T स्पर्श रेखा है, और ये PAB आपका सेकंड है। फिर से याद रखना कि वही घर पर आकर वापस जाने वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, घर पर आकर वापस जाने वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जहां पर आपसे मैं ये कह सकता हूं कि ये आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई, टेंजेंट हो गई, और ये आपका एक सेकेंड हो गया। तो क्या करेंगे सर, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू पीवी, नोट डाउन कर लें, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू पीवी। ये बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। कॉन्सेप्ट वही है कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर PA इंटू PB, दोबारा से दोबारा तक आना। ठीक है डियर, चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी प्रॉपर्टी नंबर 9। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। प्रॉपर्टी नंबर 9 पर हम चलेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है कि किसी भी व्रत में एक जीवा खींची जाती है, और उस जीवा पर केंद्र से अगर लंब डाल दिया जाए, उस जीवा पर केंद्र से अगर लंब डाल दिया जाए तो वह क्या करता है। मान लिया ये O है, ये A है, ये B है और ये D है। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि AB आपकी क्या है, AB आपकी एक कॉर्ड है, AB आपकी एक कॉर्ड है, जीवा है, और OD परपेंडिकुलर है AB पर। तो वह क्या करती है, ध्यान से सुन लो, ये सेंटर है, और सेंटर से अगर किसी भी जीवा पर आपने लंब डाल दिया तो वह उस जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। और यहां सबसे बड़ा रोल जो प्ले होता है वो होता है किसका, ट्रिपलेट बाबू का। क्योंकि ये रेडियस है, ये आपका बेस है, और ये आपकी हाइट है। तो ट्रिपलेट्स आपको बहुत ही अच्छे तरह से आने चाहिए। और जब आप बीडी निकाल लेते हो या फिर बीडी दे रखा होता है तो वह डबल कर दो, पूरी जीवा की लंबाई आ जाती है। तो ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो यहां जो बताना चाह रहा हूं वो क्या है कि AD बराबर हो जाएगा DB के। तो वह दो बराबर पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड कर देती है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। चलिए, तो सर ट्रिपलेट्स का क्या रोल है यहां पर। तो देखो डियर स्टूडेंट, ये जो रेडियस होगी, रेडियस विल बी
हाइपोटेनस, रेडियस हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा हमेशा। बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्यों, कुछ भी हो जो होगा वो तो ट्रिपलेट के अंदर आ ही जाएगा अपने आप ही। ठीक है डियर, तो ट्रिपलेट पर एक बार थोड़ी सी नगा फिरा लेते हैं। इतनी बार लिखा दूंगा, इतनी बार लिखा दूंगा कि सब दिमाग में सेट हो जाएगा। 3 4 5 दुगना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया एंड सो ऑन, ये तो पता है भाई। आगे 8 15 17 5 12 13 9 40 41 7 24 25 12 35 37 11 60 61 16 63 और 65। ठीक है, चलिए आइए, तो 16 63 65 इस तरह से आपके ये इंपोर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो पेपर में आपके पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। 20 21 29, ठीक है, 20 21 29। और किसको याद है वो वाला 48 याद आ रहा है? 20 21 29 होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सारी सबसे बड़ी भुजा आपकी हाइपोटेनस होंगी। ठीक है, 48 55 73, वेल डन। चलिए तो आगे चलते हैं, ये पूरे ट्रिपलेट्स मैंने लिखा दिए। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पर। तो 10 प्रॉपर्टी नंबर 10 आपके पास आने वाली है। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहती है कि भाई साहब, प्रॉपर्टी नंबर 10 भाई साहब कहती है क्या? नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 10 कहती है कि भाई साहब फिर से, कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या से हमेशा परपेंडिकुलर होगी। लिख लो भैया, लिख लो, किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या से हमेशा लंबवत होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर, सब परपेंडिकुलर होगी। और यही प्रॉपर्टी काम भी आती है बहुत बार, ये 90 डिग्री है, ये भी 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 90 डिग्री। तो ये आपके सामने सेंटर है, तो केंद्र से हमेशा स्पर्श रेखा पर अगर आप त्रिज्या को डालोगे तो वह ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 11, इतनी जायदाद तुम्हें मिल रही है, एंजॉय करो। प्रॉपर्टी नंबर 11, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपकी फेवरेट, मेरी भी फेवरेट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है सर? एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर बना हुआ हो और उसकी सबसे अच्छी खास बातें हो कि क्या, कि किसी भी वृत्त में, सुनिएगा, किसी भी वृत्त में अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है तो सबसे अच्छी बात क्या है कि उसके चारों पॉइंट, उस चतुर्भुज के चारों पॉइंट कहां स्थित हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। यानी कि अगर आप कभी भी कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे पहली पहचान क्या होगी कि भाई साहब उसके सारे के सारे जो पॉइंट हैं, भाई चतुर्भुज है तो 4 पॉइंट होंगे, अब उसके जो सारे के सारे पॉइंट हैं वह क्या होने चाहिए, वृत्त की परिधि पर स्थित होने चाहिए, तभी वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। कहलाएगा, कहलाएगा। आवाज गूंज रही थी। चलिए, तो सर बात समझ में तो आ रही है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके आमने सामने वाले जो एंगल हैं उनका सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
आमने सामने वाले एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा हमेशा। यही आपकी एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, जिस तरह से इन दोनों का 180 है, इसी तरह से इन दोनों का भी जो होगा एंगल ए प्लस एंगल सी वह भी 180 डिग्री होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी वह भी 180 डिग्री होगा। ठीक है डियर, ध्यान रखें। अब इसके आगे की क्या चीज आती है, अभी मैंने आपको सिखाया था, इसी के अंदर एक सब पॉइंट है। उसका क्या पॉइंट है सर? सब पॉइंट कि भाई साहब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपने बना दिया। आपने क्या किया कि ये ए बी, ये सी डी, ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आपने ए बी को आगे की तरफ बढ़ाया और आपने कहा भाई साहब हम इस एंगल को थीटा बोलते हैं, तो ये जो एंगल थीटा होगा उसके आंतरिक अपोजिट एंगल के बराबर होगा। हमेशा याद रखना, किसी भी लाइन को आप बढ़ाओगे तो उसका हम इस चक्रीय चतुर्भुज में, ये स्पेशल किसके लिए? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, ये बहुत काम की है यार। मतलब कभी भी साइक्लिक बन जाएगा। और साइक्लिक की पहचान कैसे होगी भाई साहब? चारों पॉइंट परिधि पर होने चाहिए, तभी साइक्लिक कहलाएगा। यानी कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। कारण आपको पता है। कैसे पता है सर? कारण बताओ तो सही आप। ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप इसको x मान रहे हो तो इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 180। तो x प्लस 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर 180। तो x बराबर कितना आ गया? थीटा। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना। तो यही कहानी है बस। इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको सारी चीजें कि ये भी थीटा हो जाता है, और ये कहानी आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? जल्दी से मुझे बता दो। तो इस पर क्वेश्चन सब होंगे क्वेश्चन भाई, लेकिन सतवीर जिस दिन क्वेश्चन होंगे ना उस दिन तुम आओगे ही नहीं, है ना? क्यों? अवेलेबल ही नहीं था सतवीर। सतवीर इज नॉट अवेलेबल, ऐसा हो जाएगा। तो यही होता है डियर, जब पढ़ते हो तब समझ में आता नहीं, और जब समझने की बारी आती है तब तुम होते नहीं, फिर दोबारा से पढ़ेंगे कभी। तो ये एक स्टूडेंट की कहानी है। चलिए, सब्र नहीं है, हथेली पे सरसों उगानी है। हथेली पे सरसों का मतलब तुरंत ही होना चाहिए सारा काम। टाइम लगता है भाई हर चीज को। तो यहां तक क्लियर है भाई? चलो सर, तो आप किसी भी अगर लाइन को आगे बढ़ा रहे हो तो ये वाला एंगल अल्फा है तो इस अल्फे के बराबर होगा, अल्फे की अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, अगर किसी भी लाइन को आप आगे बढ़ा रहे हो, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, तो ये वाला जो एंगल होगा मान लिया बीटा है, तो ये इस बीटा के बराबर होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी समझ में आ गई? चलिए चलिए, तो प्रॉपर्टी काफी अच्छी है। तो मैं एक बार लिख देता हूं, रायता तो फैल चुका है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि गुरुजी देखो आपने बताया एंगल सी बी, और इसको डी मान, डी क्या ई मान लो, सी बी ई बराबर ये हो जाएगा सी डी ए। चलिए, नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी। तुम्हें इतना अमीर बना दिया मैंने आज, जायदाद पे जायदाद, जायदाद पे जायदाद देते देते। आइए, मैंने कहा कि कोई बाह्य बिंदु है भैया, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा डाली जाती है किसी सर्किल पर, तो वह स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा डाली जावे ना, तो ध्यान रखना कि ये ए है और ये बी है, ये दोनों बराबर होंगी। पहली चीज तो ये दोनों बराबर होंगी। लिखते जाओ, अरे भाई मजा आ जाएगा इस प्रॉपर्टी में आपको। क्यों? क्योंकि बताइए ऐसे रहूं। चलिए, यहां पर आपके सामने आप किसी से कोई पूछे ना कि भाई क्या है आपका वेल्थ क्या है, तो बोल देना कि प्रॉपर्टी इतनी सारी है कि याद ही नहीं रहती कहां कहां है।
यूज ही नहीं कर पाता मैं उनको, बच्चे काम में लेंगे मेरे, ऐसे बोल दिया करो, क्या फर्क पड़ता। और वास्तव में सच बात है, इतनी सारी प्रॉपर्टी याद ही कहां है। तो मैं कहता हूं भाई साहब देखो कि ये आपका एक सेंटर है और आपकी ये त्रिज्या नहीं हो गई क्या? बोले हो गई, और क्या, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा अपने आप ही। बोले गुरुजी पहली प्रॉपर्टी तो यहां से ये क्लियर हो गई कि देखो किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाली जाती हैं, वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होती हैं। अब मैं ये कहता हूं भाई ये 90 है, ये 90 है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये कितना होगा? सोच समझ कर जवाब देना, वरना भाई साहब मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं गुरुजी महोदय ये 90 90 हो गया तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है, लेकिन अब चतुर्भुज का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही नहीं होता। कई बच्चों के जहन में बैठ जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, अरे उस वो कंडीशन कैसे बन रही है? वो है ही नहीं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जो सोचे उससे पहले टोक रहा हूं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, एक नॉर्मल चतुर्भुज है और हर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये अगर आपके 90 है, ये 90 है, तो 180 तो खत्म। अब इन दोनों की जो रिलेशनशिप है वही बचेगी, जो कि 180 माइनस थीटा हो जाएगा ये। अब प्लीज, अब मैं आपके जो दिमाग का है ना पूरा यूज करना चाहता हूं आज। आइए, और फिर आप कहोगे अरे वाह ये तो चमत्कार हो गया। अगर मैं इस ए को बी से मिला दूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लो, अब बस पहुंचने वाले हो आप। अगर मैं इस ए को बी से मिला दूं तो क्या ये ट्राइंगल नहीं बन गया क्या? कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए ओ बी में मुझे मान के चलो ये एंगल दिख रहा है, कौन सा एंगल? ओ ए बी। तो मेरे दोस्तों आपको पता है कि ओ ए बराबर आपका ओ बी होगा। क्यों होगा बताओ? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या उनके सामने के सम्मुख कोण बराबर नहीं होंगे क्या? यानी कि ये अगर मान लिया x है तो ये वाला भी x ही होगा। हाँ या ना, हाँ या ना बोलते जाना बस। बहुत बड़ी बड़ी चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दो मेरे ऊपर। ये एक्स वाई है तो ये भी तो एक्स वाई हो गया और ये 180 माइनस थीटा हो गया। अगर इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करता हूं तो कितना आ रहा है? x प्लस 180 माइनस थीटा बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। यानी कि गुरुजी मजा आ गया भाई, 2x बराबर 180 से 180 चला गया थीटा और x बराबर आ गया थीटा बाई 2। तो मेरे दोस्तों ये वही क्वेश्चन होता है जो आपके एनटीपीसी में हर शिफ्ट में आया था, हर शिफ्ट में, और आएगा भी। यानी कि कभी भी आपको ये थीटा दे दे और बोल दे कि ए बी को मिलाने पर ओ ए बी कितना होगा या ओ बी ए कितना होगा, तो इस थीटा का वह आधा होगा, आधा होगा भाई। बहुत प्यारी चीज है भाई, डोंट अंडरस्टिमेट। ठीक है, ये बहुत प्यारी चीज है, ये पेपर में आती है, बच्चे नहीं कर पाते हैं इसको, डायरेक्टली आएगा। भाई यही तो होता है, अच्छा पढ़ लोगे तो पेपर में 2 सेकंड लगेंगे। अगर सोच लोगे कि वहीं पढ़ूंगा मैं तो टाइम तो लगेगा ही ना भाई यार, यहीं से प्रिपेयर होके जाओ। चलिए, एक मनु पंचाल को कुछ याद आ गया, अरे वो आएगा मनु, टेंशन ना लो, ठीक है, ओके डियर। चलिए, यहां तक मजा आया, अच्छा लगा, बस यही चाहिए मेरे को। अच्छा, ये तो एक अच्छी चीज हमने सीखी है, अब चलते हैं आगे, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे कंसेप्ट हमारे बनते हैं और हर एक कंसेप्ट हमारे लिए जरूरी होता है, जिस तरह से प्रॉपर्टीज जरूरी हैं। मैंने ये आपके सामने एक बाहर से एक बिंदु डाला, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी मैं लिखा रहा हूं ना, हो सकता है कि सबसे महंगी प्रॉपर्टी हो। अगर ये बाहर का बिंदु P है
और ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो पी ए और पीबी क्या है? पी ए और पीबी स्पर्श रेखा है, ये आपका मैंने पॉइंट मान लिया सी, ये आपका मैंने पॉइंट मान लिया डी, और ये आपका पॉइंट मान लिया मैंने ई। लिख ले, इधर पी ए बराबर पीबी होगा, क्योंकि ये क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि यहां एक चीज बताना चाहूंगा कि क्यों होता है, एक चीज बताऊंगा कि क्यों होता है। ठीक है, शांति बनाए रखें, मजा आ जाएगा, बता रहा हूं पहले ही। मैं अगर आपसे कह देता हूं डियर, सुनो जरा, कि ये वाला जो पॉइंट है, क्या ये वृत्त का बाह्य बिंदु नहीं है क्या? और ये दोनों स्पर्श रेखाएं नहीं है क्या? ये वाली, अगर ये x हो गया तो क्या ये भी x हो जाएगा? कोई शक नहीं है, हो जाएगा। अगर ये y हो गया तो क्या ये भी y हो जाएगा? बिल्कुल होगा। ये वाला, ये x है तो ये भी x, ये y है तो ये भी y। एनी प्रॉब्लम आई? ओ भाई साहब चित्रांश श्रीवास्तव, वो निकल गया भाई, वो ये था, है ना? चलिए, ये x है, ये वही, ये भी ये, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, हाँ बोलो, कि यार इस लिखना पूरी इस टेंजेंट को लिखना, टेंजेंट को, तो टेंजेंट को क्या लिखोगे? पीसी प्लस एक्स, लिख दिया, लिख दिया ना, पीसी प्लस एक्स, और इसको क्या लिखोगे? पीडी प्लस वाई। क्या ये बराबर नहीं है क्या त्रिभुज के परिमाप के? आप मुझे बता दो, और आपको लगता है कि यार नहीं है सर, तो भाई तो भी ठीक है, और लगता है कि भाई है सर, तो भी ठीक है। मैंने वो लिखा है, वो क्या मैं कह सकता हूं क्या त्रिभुज के परिमाप के बराबर है? सोच लो, पीसी एक्स पीडी वाई, तो एक्स प्लस वाई पीसी पीडी त्रिभुज का परिमाप। तो भाई साहब ये क्या है? पीसी इंटू एक्स, पीसी प्लस एक्स कितना है? ये हो गया पीबी, और पीडी प्लस वाई कितना है? ये हो गया पीए, और ये दोनों कितने हैं? दोनों बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं दोनों बराबर है, तो 2pa बराबर त्रिभुज का परिमाप। हैंस प्रूफ माय डियर, खेलते खेलते प्रूफ हो जाता है। तो किसी भी त्रिभुज का अगर आपको परिमाप निकालना हो, इस तरह से बने हुए त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना हो, तो कोई भी स्पर्श रेखा ले लो और उसका डबल कर दो। इतना सिंपल है। तो यही मैं कहता हूं, जब प्रॉपर्टी आएगी तो बताई भी जाएगी, तो सब्र। ठीक है, लेकिन अब यह दिमाग में रखना है आपको हमेशा, बार बार प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे, यहां से आगे हम कल करेंगे। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, है ना? इस प्रॉपर्टी, ये यहां तक हो गई, ध्यान रखना है ना, क्योंकि पेज भी खत्म हो गए, यहां तक हो गई प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। काफी अच्छे से आज आपने इतनी सारी जायदाद ले ली, तो यहां तक आप सबसे पहले लाइक करो यार, 4000 बच्चे देख रहे हो, खींच के लाइक कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्वेश्चन करते हैं, आइए। और सुनो, आज आपको पता है ना रात को 8 बजे क्या होगा? ट्रिगो के कंसेप्ट भी बताऊंगा और कैच द मैथ भी होगा, तो रात को 8 बजे अनअकैडमी पर क्लास लेना मत भूलना। नीचे लिंक मैं आपको डलवा दूंगा कमेंट में, पहली बात। दूसरी बात आपके लिए क्या होने वाला है? दूसरी क्या होने वाला है? 12:30 बजे वाली क्लास भी आज लेना आप, मजा आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई, इसका आंसर दे दो।
तो सर ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होता है। त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी, बीई और सीएफ जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एडी हो गया, ये बीई हो गया और ये सीएफ हो गया। ये आपने क्या बना दिया, एडी, बीई, सीएफ जी पर इंटरसेक्ट करते हैं, जी पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है, पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है 156। तो एफ जीई, एफ जीई ये क्या है भाई, ए बी, बी और सी एफ, गड़बड़ है, गड़बड़ तो लगी रही है। एफ जीई गड़बड़ क्यों है भाई, सही है, इसको मिला दो बस। हाँ अब ठीक है सर, अब ठीक लग रहा है वैसे भी मेरे को, इसको मैं मिलाना है बस और कुछ नहीं करना। तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा डियर, अगर मैंने इसको इससे मिला दिया तो यहां पर देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट लग रहा है, मिड पॉइंट ही तो है ये भाई। इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया आपने, इससे इसको मिला दिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिला दिया आपने, मिड पॉइंट ही तो है ये। तो आपको पता है मिड पॉइंट को मिलाने के बाद ये एक चौथाई हो जाता है, ये भी एक चौथाई, ये भी एक चौथाई और ये भी एक चौथाई। यानी कि अगर ये 156 है तो 156 के अगर टुकड़े करना चाहो आप, तो यहां मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये 3 बराबर एरिया में डिवाइड होगा। देखो ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो आपको एफ जीई का क्षेत्रफल निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि ये पूरा अगर एक रेशो है, ये पूरा अगर एक रेशो है, ये भी पूरा एक रेशो होगा, तो ये 3 रेशो हो गया, तो ये पूरा भी 3 रेशो होगा, ये पूरा भी 3 रेशो होगा और ये पूरा भी 3 रेशो होगा। तो पूरा टोटल कितना हो जाएगा, 12 रेशो बराबर 156, एक रेशो बराबर 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो आंसर कितना आएगा, 13। कैसा लगा, सच बताना गुनाह थोड़ी है, मजा आ गया क्या, यही है बस। मतलब जिस दिन आप एंजॉय करने लग गए ना इस चीज को, गलत करने के बाद भी मजा आने लग गया ना, तो ये समझ लो कि आप गणित में इंटरेस्ट लेने लग गए हो। गलत करने के बाद मजा लो, क्या दिक्कत है, चीजें समझ में तभी आएंगी डियर, अच्छा भी लगेगा देखो करके भी खुद को। चलिए तो 13 कैसे आया, समझ में आया, क्योंकि ये 3 बराबर भागों में बटेगा, तो इसको एक रेशो मान लो ना, ये सब रेशो में है। अब आप मत सोचना कि ये कहां से आया, ये रेशो माना है, इससे कोई मतलब नहीं है ओरिजिनल वैल्यू से अभी। तो आपने इसको अगर एक माना तो ये भी एक, ये भी एक। आप जानते हो कि एक चौथाई होता है, यानी कि ये तीसरा हिस्सा है, तो ये वाला भी बराबर होगा, ये वाला भी बराबर होगा, ये वाला भी बराबर होगा। तो टोटल हो गया 12, 12 बराबर 156, एक बराबर निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्या आंसर आने वाला है। ये हमने कर लिया है वैसे तो, ये वही है कोसाइन रूल, कल करवाया था ना मैंने, तो मैंने शायद फाइल में भी डाल दिए क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने बोला कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और एंगल ए आपको 60 डिग्री दे रखा है, ए बी आपको 5, ये आपको 6, तो आपको बी सी निकालना है। तरीका क्या है, खुद कोशिश करो एक बार आप। सर कोसाइन रूल लगाऊंगा, तो कोसाइन रूल क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आसन्न भुजाओं का स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली भुजा अपॉन 2ab इंटू ए सी। ये काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, 1/2 बराबर ए बी स्क्वायर 25 प्लस ए सी स्क्वायर 36, बी सी स्क्वायर निकालना है, और 6 पंजे 30 दूनी 60, तो 2 से काटा आपने कितना 30 बार, सॉल्व करेंगे तो बी सी स्क्वायर बराबर 31।
तो BC बराबर आ गया √31। तो जिसका भी √31 आ रहा है वह सही है। अपना √29 आया था शायद, है ना। मजा आ रहा है डियर? अच्छा लग रहा है ना आपको? खुद को फील आना चाहिए कि यार हम एक बेहतरीन चीजें पढ़ रहे हैं और ये अलग हटके हैं चीजें। ये ध्यान रखना, आप जब कहीं और पढ़ोगे तो आपको ये ऐसा नहीं मिलेगा, सिस्टमेटिक नहीं मिल सकता। ऐसा है, बस आपको अलग हटके चीजें मिल रही है कि सिस्टमेटिक आपको मिल रहा है और पेपर का लेवल का मिल रहा है। आज तो क्वेश्चन जो होमवर्क में दूंगा ना वो और ज्यादा आपका मतलब दिमाग खोल देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करो। और कल हम कॉमन टेंजेंट भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, है ना। कल बहुत अच्छा दिन होगा। तो ये वही वाली बात आ गई डियर कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां दे रखी हैं और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो तीसरी भुजा निकालो। तो डायरेक्टली निकाल सकते हो, cos 60 बराबर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस तीसरी भुजा को मान लिया मैंने x का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 दूनी 12। तो 1/2 बराबर 9 और 4 13 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 12। 2 से काटा 6 बार, तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 7 और x बराबर हो गया √7। तो आपकी तीसरी भुजा भी निकल कर आ गई √7। क्लियर है? सबको निकल कर आ रहा है आंसर? वेल डन यार, बहुत अच्छा। चलिए, BO और CP समकोण ABC की माध्यिकाएं हैं और A पर समकोण है। तो BC बराबर 5 है, यदि BO इतना है CP इतना है। अब ये पढ़ने पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये मैं जानता हूं। देखो आप बिल्कुल ना टेंशन लो। आपको ये लगता है कि यार मैं ये सोचता हूं कि सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएं, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मत आने दो, लेकिन जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नाम ही ज्योमेट्री है। आओ फील लेते हैं। सर BO और CP ABC की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? ये छूट गया ना, PQR में ये क्वेश्चन छूट गया भाई, हाँ ये छूट गया। तो PQR में आपका जो P एंगल है दे रखा है 30। PQR में आपका P एंगल दे रखा है 30, ये भी सॉल्व करो। Q आपको दे रखा है 45 और PR आपको दे रखा है कितना 3√2 और QR आपको कितना दे रखा है P। तो आप बताइए P का मान कितना होगा, बता सकते हो क्या? क्यों नहीं, कौन सा रूल लगेगा यहां पर? बताओ कौन सा रूल यहां पर लगेगा? बताओ बताओ बताओ, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं ये, आगे फिर कल से करेंगे। यहां कौन सा रूल लगने वाला है? तो सर रूल लगेगा साइन रूल, और साइन रूल क्या कहता है? सामने की भुजा P अपॉन साइन 30 बराबर सामने की भुजा अपॉन साइन 30 साइन 45। मजा आ रहा है ना साइन रूल में? तो ये इतना प्यारा रूल है ये। तो यानी कि ये हो गया 2P बराबर 6, P बराबर हो गया 3। 3 विल बी योर राइट आंसर। तो साइन रूल यहां लगा और आंसर आपका आया, और बहुत ही अच्छा आंसर आया। साइन 45 1/√2, तो ये 6 हो गया, ये 2P हो गया, सॉल्व कर लिया। डियर कैसा लगा पूरा क्लास? जल्दी से मुझे बता दीजिए। आज का जो होमवर्क है ये तो चलो है ही, इनको कल करेंगे अब, ठीक है। चलिए, तो ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके बाद यहां से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। पूर्णांक भुजाओं के त्रिभुज की परिधि 15 के बराबर है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? निकाल के देखना एक बार आप, ठीक है। त्रिभुज ABC में पूर्णांक भुजाएं x y z हैं, तो x इंटू जेड बराबर 12 है, तो ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं? ये अभी आया है CHSL में लेटेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन षटभुज बाहरी कोण समद्विबाहु लंब केंद्र परिधि, क्या लगाना है यहां पर? वही, ठीक है, सिमिलरिटी लगानी है, ठीक है। तो चलो इन क्वेश्चनों को करना, और यहां से आपके सर्किल के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, ये भी आपको करने हैं,
ठीक है 11। मैं कल कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी पर था, शायद उस पर था कि अगर कोई सर्किल हो और बाहर से कोई स्पर्श रेखाएं डाली जाए। एक सर्किल है और इसमें बाहर से स्पर्श रेखाएं डाली जाएं, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो आपको पहले ही बताया था कि भाई साहब ये दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और अगर इसको आपने P बोल दिया और इसको A बोल दिया, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को आपने B बोल दिया। मेरा यहाँ पर क्या है कंसर्न, उस कंसर्न को डिस्कस करता हूं और चीजों को समझाता हूं। ये मान लीजिए ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है मेरे दोस्तों, तो यहां आप ये देख सकते हो कि ये त्रिज्या होगी, और त्रिज्या हमेशा क्या होती है, स्पर्श रेखा से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। नोट डाउन करें, त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। मेरी बातों को गौर से सुनना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन को क्रैक करने के काम में ली जा रही हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें तो क्या होगा भाई साहब, देखिएगा। अगर मान लीजिए कि मैं इस O सेंटर को P से मिलाता हूं, इस O सेंटर को मैं P से मिलाता हूं इस तरह से, तो आप मुझे बताइए क्या यह एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा क्या, AOP, यानी कि यहां इसकी रेडियस है और ये OP आपकी लेंथ है और ये आपका कर्ण कहलाएगा। तो आपके सामने यहां ट्राइंगल AOP में पाइथागोरस लगा सकते हो क्या, जहां पर आपका OP स्क्वायर बराबर होगा किसके, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यह एक पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से आप इस OP की लंबाई निकाल सकते हो क्या। पहली चीज तो आप ये क्लियर करिए, निकाल सकते हो ना, डेफिनेटली दिख तो रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो कर्ण का स्क्वायर ये मान लो आधार और ये मान लो लंब, तो ये हो गया सिमेट्रिक है, ये दोनों एक जैसे ही हैं। यहां पर भी वही बात होगी क्योंकि PA बराबर PB है। बात समझ में आ रही है क्या, अरे समझ लो यार, ऐसे क्या नाटक कर रहे हो। ठीक है, यहां तक कोई इशू तो नहीं है, अभी तो मैं चीजें बता रहा हूं, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। इसी प्रकार आप यहां भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी है, पाइथागोरस है, लगा सकते हो। चलो सर, ये चीज तो हमें समझ में आ गई और ये पॉइंट काफी अच्छा था। तो एक पॉइंट तो आपका ये क्लियर हो गया इस वाली आकृति के माध्यम से। एक पॉइंट मैंने कल क्लियर कर दिया था कि अगर ये थीटा हो तो इसको जीवा बनाकर ये वाला एंगल क्या हो जाता है, θ/2। वो हमारा पॉइंट कल क्लियर हो चुका है, कल वाले नोट्स में आपके लिखा हुआ होगा। ठीक है डियर, चलिए अब कंसर्न क्या आता है, कंसर्न ये आता है कि मान लीजिए आपका इस बिंदु से मैंने इस बिंदु तक मिला दिया और ये क्या है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही है बात आपको, और इस पॉइंट को आपने क्या मान लिया, OM मान लिया, M। प्लीज इसको डायग्राम को बनाओ, प्लीज एक बार डायग्राम बना लो, आप एक बार डायग्राम बना लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पता है मतलब सारी चीजें आपके पास होती हैं कि भाई इस तरह से आपके सामने ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अब यार मतलब क्या करें, मतलब किस तरह से इसको सॉल्व करें। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ दो ट्राइंगल मेरे को दिख रहे हैं जहां पर मैं सिमिलरिटी लगाऊंगा। अब कौन कौन से दो ट्राइंगल, एक पूरा AOP, ठीक है, और देखो यहां मैं क्यों लगा रहा हूं, देखो एक पूरा AOP, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है, सुनना मेरी बात, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो। मैं कौन से वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल OAM की। ट्राइंगल OAM मैंने इस तरह से बनाया और आपको समझाने की कोशिश की कि भाई ये ट्राइंगल OAM है, यहां पर ये A है, ये M है और ये परपेंडिकुलर है और ये O पॉइंट है और ये थीटा है, ये 90 है, तो क्या ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा क्या, बोले बात तो उचित है।
अब ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जहां पर तीनों एंगल दिख रहे हैं? भाई देखो, ये थीटा है, ये 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है। प्लीज एक बार गौर से देखो, क्योंकि अगर देखोगे ना तो वो एक अलग लेवल की फीलिंग होगी आप लोगों के लिए। तो OAM, और इसी तरह से मैं एक ट्राइंगल बनाना चाहता हूं इसके रिलेटिव, मतलब इसके रेस्पेक्ट में, तो क्या बनाऊं बताओ? गुरुजी आपने O लिया है, तो यहां भी आप O से स्टार्ट करो। बड़े वाले में A क्या है? A आपका है 90 माइनस थीटा, तो यहां P ले लो, OPA, बड़ा वाला तो ये ले लिया, और दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने OAM। क्या ये दोनों आपस में समरूप हैं क्या? OPA और OAM, OPA और OAM क्या आपस में समरूप है क्या? दोबारा देखो, O थीटा, P 90 माइनस थीटा और A 90 डिग्री बड़े वाले ट्राइंगल में। छोटे वाले ट्राइंगल में O थीटा चाहिए भी, 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री। ठीक है माय डियर, मजा आया? तो अब ये दो ट्राइंगल अगर समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, तो क्या शर्त होती है? करस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर कर दो। बस यही समझाना चाहता हूं कि अगर इस थीटा के सामने की बात कर रहे हो या फिर इस थीटा के सामने की आप बात कर रहे हो, तो इस थीटा के सामने अगर आप AP लेते हो, इस थीटा के सामने क्या आएगा? AM आएगा। ठीक है, AM आएगा, इस थीटा के सामने AM आ जाएगा, क्योंकि इस थीटा के सामने अगर आप AP ले रहे हो तो इस थीटा के सामने आपका AM होगा। यहां तक कोई आपत्ति है क्या? बोले सर कौन सी आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं है। अब 90 माइनस थीटा ये रहा, बड़े वाले में R है, तो इसके बड़े वाले के सामने क्या है? OM। तो मैं ये कह देता हूं OA अपॉन OM बराबर, एक 90 डिग्री के सामने भी ले लो, तो बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने OP है और छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने OA है। तो ये आपके सामने क्या लग गई? सिमिलरिटी लग गई। ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है? कभी कभार ये PM दे दिया जाता है, OM पूछ लिया जाता है, सच बता रहा हूं, और सभी का रिलेशन ऐसी आता है, सिमिलरिटी लगेगी तब निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है डियर, समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत प्यारी चीज है, आपने बहुत अच्छे से सीख ली है, और यही ये एक क्वालिटी है, मतलब ये चीज है ना आपके पेपर में आएगी आएगी, ध्यान रखना। मैं बोल रहा हूं ना, अभी से बोल दिया मैंने। यहां पर आप जैसे कभी कभार OM पूछ लेता है, तो अब OM आप निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अगर स्पर्श रेखा दे दी, आपको मान लीजिए AM दे दिया, तो आप OM निकाल दोगे। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था जो मुझे बताना था इसमें, क्योंकि शायद ये आज तक अभी तक ये अभी क्वेश्चन बना है, तो लेटेस्ट क्वेश्चन बना है, तो मैं सोच रहा था कि इस पे कंसेप्ट ही बना देता हूं, और ये थ्योरम मैंने ऐड कर दिया यहां पर। ठीक है, हाँ, ये जनरली आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, ये थ्योरम कहीं नहीं लिखी हुई है, ये अभी जस्ट मैंने, मतलब ऐसे रिटर्न में नहीं है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन रिटर्न में कहीं नहीं मिलेगी आपको ये। ठीक है डियर, चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया चीजें सारी की सारी। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं, आगे प्रस्थान करते हैं, इससे रिलेशन में आगे हम और चीजें सीखने वाले हैं। आइए, ये आपके सामने एक व्रत है, और इस व्रत पर यूं कहूं तो व्रत के बाहर एक चतुर्भुज बनाया जाता है। चतुर्भुज चतुर्भुज है, कैसा भी हो सकता है, उसमें आपको कोई संदेह या वो नहीं होना चाहिए, टेंशन। चलिए, अब ये आपके सामने ABCD एक चतुर्भुज है, और ये O आपका केंद्र है। ABCD एक चतुर्भुज है और O आपका क्या है? एक केंद्र है। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसकी जो थ्योरम होती है वो क्या होती है? भाई साहब समझ लेना, वैसे तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिख देते हैं कि AB प्लस CD, यानी कि आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है आमने सामने की भुजाओं के योग के, AD प्लस BC।
अब कई सारे बच्चों को लगता है कि सर ये डायरेक्टली जो थ्योरम बन गई है, क्या ये हमेशा होगी? हाँ, ये हमेशा कब होगी? जब एक चतुर्भुज किसी सर्किल के चारों तरफ स्पर्श कर रही हो, उसकी चारों साइड ये इसके स्पर्श बिंदु होने चाहिए, तभी ये संभव है, अन्यथा ऐसे नहीं है कि अंदर कहीं भी घूम रहा है। अब आपके पीछे ये मेरे से आप लोगों का ये मेरे से प्रश्न हो सकता है कि सर क्यों, ऐसा क्यों हो गया? तो उसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो गया। जैसा कि मैंने आपको हमेशा समझाया कि किसी भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो होती है वह क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर मान लीजिए ये मैंने बिंदु मान लिया P, ये मैंने मान लिया Q, ये मैंने स्पर्श बिंदु मान लिया R और ये मैंने मान लिया S, तो आप मुझे बताइए अगर ये X है तो क्या ये X होगा? क्या ये Y है तो ये Y होगा? ये Z है तो ये Z होगा? और ये और क्या बचा है? ये X मान लिया, ये Y मान लिया तो ये Y होगा, और ये Z है तो ये Z होगा, और ये क्या माने यार, M मान लेते हैं, ये M है तो ये M होगा। सर क्यों मान रहे हो इनको? क्योंकि भाई बताना है ना आप लोगों को कि क्यों हो गया ये। तो भाई साहब अब आप देखो, सबको जोड़ो, X Y Z M, X Y Z M, ये किसके बराबर है? CD प्लस AB। मैं बराबर करना चाहता हूं X Y Z M, तो बराबर हो गया ना X Y Z M, और ये किसके बराबर आ रहा है? AD और BC। तो यानी कि संयुक्त योग के बराबर है, इसलिए इनको लिखा गया। आप इनको इंडिविजुअली इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन आमने सामने के सम को इक्वल कर सकते हो। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रही है क्या? जल्दी से मुझे बताओ। चलिए, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ना होने देंगे, और ना ही कोई दिक्कत है भी। आराम से आप पढ़ सकते हो, ये प्यारी प्यारी चीजें। अब चलते हैं आगे। अब आगे की अगर मैं बात करना चाहूं तो एक यह भी सत्य है कि अगर आपके सामने एक सर्किल है और इस सर्किल पर दो जीवाएं हैं, एक जीवा मैंने ये मान ली और एक जीवा मैंने ये मान ली। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये दोनों जो जीवाएं हैं, ये ए बी है और ये सी डी है, और आपसे मैंने बोल दिया कि ए बी बराबर है सी डी के, क्या बोल दिया? ए बी बराबर है सी डी के। तो यहां पर अगर आपका अंतरित कोण है केंद्र पर, तो मान लीजिए ये एंगल आपका क्या है? थीटा है, थीटा 1, और ये एंगल आपका थीटा 2 है। क्या होगा बताओ? अगर समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होता है? किसी भी सर्किल में समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण भी समान होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। ये ए बी और सी डी आपकी क्या है? इक्वल कॉर्ड्स है। तो किसी भी वृत्त में समान जीवाओं द्वारा बनाया गया जो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है, वह ऑलवेज क्या होता है? इक्वल होगा, ध्यान रखना। और अगर ये बोला जाए कि आपके केंद्र पर बने हुए कोण इक्वल हैं, तो जीवाएं बराबर भी होंगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसका विपरीत भी सत्य है, यानी कि वाइस वर्सा, कि अगर आपका एंगल्स बराबर हैं तो जीवाएं भी बराबर होंगी। नोट डाउन करें फटाफट से इस थ्योरम को, फिर नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं जल्दी से। चलिए, ठीक है, आगे की बात हम करना चाहते हैं। आगे की चीज नोट डाउन कर लिया होगा, अब आगे की चीज हम डिस्कस करेंगे इसमें।
किसी भी सर्किल के अंदर अगर मान लीजिए इस तरह से मैंने एक ट्रायंगल बनाया और यहां पर एक स्पर्श रेखा डाल दी इस तरह से, तो आप मुझे बताइए अगर ये ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है, ये ए बी सी अगर मेरा एक ट्राइंगल है और ये वाला एंगल मेरा थीटा है, यानी कि अगर मैं बात करूं ये पी ए बी मैं मान रहा हूं, पी ए बी क्या पी ए क्यू मान लेते हैं, पी ए क्यू आपकी एक स्पर्श रेखा है और आपका ये मैंने एंगल बता दिया कि एंगल बी ए क्यू आपका थीटा है। तो यह क्या प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से आप क्या समझ सकते हैं जी, बिल्कुल आप मुझे बताएं। चलिए तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई टेंजेंट किसी भी इस वृत्त के साथ स्पर्श रेखा बनाती है तो इसका जो कोण होता है वह एकांतर अंतः कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। अगर ये वाला एंगल मान लीजिए अल्फा होता तो एक छोड़कर एक इसके बराबर होता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करना चाहूं और ये यही नहीं कहीं भी अगर डालोगे तो ये वाला एंगल छोड़कर इसके अगल वाला तो इसके बराबर होगा, इसलिए इसको अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। मैं अभी इसको बराबर लिखना चाहता हूं ए सी बी के, बिकॉज ऑफ अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। किस लिए बोलते हैं डियर? एकांतर खंड प्रमेय है ना, इसलिए। दोबारा से आप देख लीजिए, एकांतर खंड प्रमेय क्या कहती है कि ये अगर थीटा ले रहे हो तो इसको छोड़ो अगला वाला लो, ये अगर अल्फा ले रहे हो तो इसको छोड़ो अगला वाला बराबर होगा, इसलिए इसको कहते हैं एकांतर खंड प्रमेय, अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ में, ये बहुत प्यारी थ्योरम है भाई, ध्यान रखना डियर, है ना, ये बहुत आती है पेपर में, बहुत यूज होता है इसका। चलिए तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और ना होने भी देंगे आपको, चिंता मत करो। ठीक है डियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। कॉमन टेंजेंट्स, हेडिंग डाल लीजिए। अब सर्किल का लगभग सारा पार्ट हमने कवर कर लिया। अब अगला जो पार्ट आ रहा है वो आ रहा है कॉमन टेंजेंट्स, जो कि मोस्ट फेमस पार्ट। कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो बहुत काम की होने वाली हैं। अब एक एक करके लिखना। अगर हम बात करने वाले हैं कि दो वृत्तों के बीच, दो वृत्तों के बीच उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं में पहला क्या है? चार टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट। प्लीज थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, जो चीज आज तक नहीं समझी वो समझ में आ जाएगी। आइए, 4 कॉमन टेंजेंट, 4 कॉमन टेंजेंट क्या होता है भाई? 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। ये कब होती हैं और कैसे पॉसिबल है? अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने दो सर्किल ले लिए, एक ये रहा और एक ये रहा। दो सर्किल आपके सामने हैं जैसा कि आपको दिख रहे होंगे। मैंने क्या कहा कि भाई साहब इसका केंद्र हमने मान लिया C1,
और इस सर्किल का केंद्र मैंने मान लिया C2। आपको भी पता है अगर ये सर्किल है तो यहां पर इसकी रेडियस कितनी होगी R1 और इसकी रेडियस कितनी होगी R2। आप एक चीज मुझे बताओ कि ये आप कैसे देख पा रहे हो और इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बीच में क्या रिलेशन है कि आप ये कह सकते हो कि यार ये दोनों सर्किल दूर दूर होंगे। तो सर साफ दिखाई दे रहा है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि C1 C2 इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। केंद्रों के बीच की दूरी हमेशा ज्यादा होगी त्रिज्याओं के योग से। प्लीज दिख रही है क्या, एक बार आप देखो ना, क्योंकि त्रिज्याओं का योग से ज्यादा है तभी तो वह सर्किल आपस में सेपरेट हैं। अगर दो सर्किल आपस में सेपरेट हो गए तो यह चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनाएंगे। और वो कैसे, ये रहा आपके सामने पहली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दूसरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो तो ये हो गई, और तीसरी ये रही और चौथी ये रही। ये चार कॉमन टेंजेंट आपको दिख रही है क्या? बोले यस सर मेरे को दिख रही हैं। ये चार कॉमन टेंजेंट एक दो वृत्त अलग अलग सेपरेट हैं तो बन सकती हैं। तो चार कॉमन टेंजेंट की कंडीशन क्या है? दो सर्किल आपस में सेपरेट होने चाहिए, वो चार कॉमन टेंजेंट बना देंगे। अब इन टेंजेंट्स के टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे होते हैं? अगर आपको दिख रही है कि ये डायरेक्ट दूसरे सर्किल पर जा रही है, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT। लिखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं। लिखो फटाफट से, नोट्स बनाते जाओ। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत? बोले नहीं। और सर ये वाली, इसी को बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं, है ना, अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हो। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ये आप जानोगे। अभी मैं इनकी लेंथ भी निकालना सिखाऊंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता आपको है नहीं। अगर होना चाहते हो तो उसका कोई रीजन नहीं। चलिए आगे चलते हैं भैया। दूसरा टाइप, थ्री कॉमन टेंजेंट। थ्री कॉमन टेंजेंट, तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। कैसे बनेंगी बताओ? सर जहां पर आपने पिछले वाले में दो सर्किलों को एक दूसरे से काफी दूर रखा तो ये दूरी सह नहीं पाए, और उन्होंने कहा कि भाई साहब देखो ऐसी बात है चलो, तो यहां पर आपके सामने क्या है? दोनों एक दूसरे को टच कर गए। ये आपका C1 है, ये आपका सेंटर C2 है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। तो यहां बताइए तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कंडीशन क्या है? तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की कंडीशन C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 है। चलिए चलिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई साहब फिर क्या होता है? तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कैसे बनेंगी? एक ये रही
दूसरी और तीसरी। तो यहां तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, 1, 2 और 3। तो तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बनती हैं जब दो सर्किल एक दूसरे से बिल्कुल चिपक के रहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, अब आते हैं अपन, 3 हो गई, हमने पहले देख ली 4, फिर अब देखी 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। आइए टू कॉमन टेंजेंट, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। आइए कैसे करेंगे भाई साहब, मान लिया ये एक सर्किल है, अब दूसरा सर्किल जो होगा ना वह इसको काट देगा बस। अब ये इसको काट देगा डियर, तो यहां आपको खुद को शर्त लिखनी पड़ेगी, ये आपका सेंटर है और ये आपका दूसरा सेंटर है, ये आपका R1 है और ये आपका क्या है, R2 है। तो यार कंडीशन क्या है, बोले सर कंडीशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये एक दूसरे के अंदर आ गए, अब धीरे धीरे ओवरलैप होते जाएंगे, वो सब होगा, लेकिन ये दो स्पर्श रेखाओं को बनाने के लिए पर्याप्त कंडीशन है, जहां पर मुझे दिख रहा है अब कि केंद्रों के बीच की दूरी अब कम पड़ गई और रेडियस आपकी ज्यादा निकल गई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं C1 C2 जो है वह अब फंस चुका है। यानी कि C1 C2 की जो बीच की दूरी है वह R1 प्लस R2 से कम हो चुकी है और R1 माइनस R2 से अभी भी ज्यादा है। R1 माइनस R2 का भी फर्क पड़ रहा है, अब समझ रहे हो ना, क्योंकि R1 बड़ा है, R1 माइनस R2 से तो ज्यादा ही है ना, तभी तो वह एक दूसरे को नहीं कट कर रहे। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए दो कॉमन टेंजेंट साफ साफ दिख रही है ना, मुझे दिख रही हैं, आपको भी दिखेंगी। एक तो सर ये रही और एक ये रही। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, दो कॉमन टेंजेंट हो गई। अब आती है एक कॉमन टेंजेंट। एक कॉमन टेंजेंट, इसको अब मोड़ लगा लो चाहे भले से, यहां पर इनको मोड़ लगा लिया करो। अब होती है वन, ओनली वन कॉमन टेंजेंट। ओनली एक स्पर्श रेखा। ये कब बनेगी, ये बनती है जब एक वृत्त हो दूसरा भी हो लेकिन दोनों अंदर की तरफ एक दूसरे से चिपके हुए हों। अब वो पूरा ही अंदर आ गया, वह वृत्त इस वृत्त के पूरा ही अंदर आ चुका है, लेकिन ध्यान रहे ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, ये आपका R2 होगा और यह आपका क्या होगा, R1 होगा। तो ध्यान देना, ये तभी संभव होगा जब C1 माइनस C1 C2 आपका R1 माइनस R2 के बराबर हो, ये तभी संभव होगा। ठीक है, C1 C2 आपका R1 माइनस R2 के बराबर हो तभी ये पॉसिबल है, जिस तरह से ये दिख रहा है आपको। तो यहां एक स्पर्श रेखा है जो कि ये रही, वन कॉमन टेंजेंट, ओनली वन। ठीक है डियर, चलिए अब एक और आता है जिसमें नो होती है, जहां पर ये अंदर हो जाता है बस। तो यहां आपका ये काम खत्म हो गया। अब हम जानते हैं लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। आइए, जो आपके पेपर में आता है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना। कैसे निकलेगी, एक ही बार में दोनों को निपटाते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है।
आगे अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां हम पहले निकाल रहे हैं DCT। तो मैंने क्या किया भाई, देखना जरा, अब एक एक करके समझ लेना, फिर बाद में मत कहना समझ में नहीं आया। ये अगर मैं इस सेंटर से डालता हूं, ओहो, ये अगर मैं इस सेंटर से डालता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा डालता हूं, ये भी आपके सामने इस तरह से है। ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे से दूर है। पहले मैं DCT निकाल रहा हूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो ये केंद्रों के बीच की दूरी हो गई, ये केंद्रों के बीच की दूरी हो गई भाई साहब। और ये आपने मान लिया M पॉइंट, ये आपने मान लिया N, ये M हो गया, ये N हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वाले से एक परपेंडिकुलर यहां डाल दिया। सुनना जरा, और वो परपेंडिकुलर क्या काम कर रहा है बताऊं? ये परपेंडिकुलर जो डाला है ना, ये इस C1 C2 के पैरेलल है। इसको आपने क्या बोल दिया, इसको आपने बोल दिया O पॉइंट। और ये C1 C2 के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है यानी कि बराबर भी होगा, यानी कि अगर केंद्रों के बीच की दूरी को आप D मान लेते हैं, अगर केंद्रों के बीच की दूरी को आप D मान रहे हैं, तो ये O N कितना हो जाएगा बताओ? ये ON कितना हो जाएगा? ये ON, सर ये ON इसके पैरेलल है, ये भी D हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। तो मुझे ये बताओ, क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा? ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, ये वाला, ये 90 डिग्री नहीं होगा? अरे होगा ना, त्रिज्या है, लंब होगी। सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 90 डिग्री हो गया, तो ये सामने क्या हो गया फिर? 90 डिग्री के सामने यह भी आपका एक कर्ण हो गया, हाइपोटेनस हो गया पूरा। हाँ सर हो गया। तो OM निकाल के बता दो चलो। तो आपसे अभी तो कहा था कि ये अगर आपका R2 है और ये पूरा अगर आपका R1 है, जो कि होता ही है, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा? तो सर ये वाला तो R2 हो जाएगा, पूरा R1 है, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2। प्लीज नोट इट डाउन। ये R2 है, ये सामने वाला समांतर भुजाएं हो गई, यानी कि OC1 हो गया NC2 के बराबर। तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये मैं इसको ग्रीनिश करता हूं, थोड़ा सा समझना, ग्रीनिश, ये ग्रीनिश ट्राइंगल बन रहा है, देखो देखो। इसमें बात करनी है हमें केवल, बहुत प्रिसीजन है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये R1 माइनस R2 हो गया। हमें अब क्या निकालना है? हमें MN निकालना है। तो चलिए, अगर हमें MN निकालना है तो MN का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। बस यही आपकी क्या हो गई? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। ठीक है, यही आपकी क्या हो गई? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई। वो रहा आपका आंसर। यानी कि अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना चाहते हो तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो। क्या होता है, केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस दोनों की त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, वही आपके सामने बस है। और यही को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT निकालना। ठीक है, चलिए। अभिनव कह रहे हैं सर आप मेंसुरेशन गजब का पढ़ाए हो, हर चैप्टर गजब का पढ़ाया है डियर, बस पढ़ने वाले विद्यार्थियों की हमेशा से तलाश रही है मुझे, वो अगर मिल जाए तो मेरी भी जिंदगी सफल हो जाए, है ना। रात को 8 बजे वाला सेशन भी लो, उसमें भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, बस पढ़ाई करो। यही होता है, देखो लास्ट में जब घूम फिर के जब एग्जाम आएगा, तब मेरे मतलब स्टूडेंट आते हैं, तब सोचते हैं चलो भाई चलो पढ़ते हैं साहिल सर के पास, क्वेश्चन आएंगे पेपर में।
तो ये मेंटेलिटी अगर शुरू से रहे तो कभी एग्जाम में अपन को हाइपर ही ना होना पड़े, हम एक कंफर्ट जोन में रहें। और लेकिन कंफर्ट जोन में कभी स्टूडेंट रहता नहीं है, हमेशा उसको लगता है कि ये भूल गया, ये भूल गया। तो मैं जितनी भी कोशिश है उस हिसाब से मैं आपको पूरा रिवीजन करवा रहा हूं और कंटिन्यू बेसिस पे जुड़े रहो, क्योंकि ये समय भी ऐसा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक हमने आपको डीसीटी निकालना सिखाया, अब सिखाता हूं टीसीटी निकालना। चलिए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। चलिए, चलिए ये उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। ये एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना रहा हूं, कृपया करके ध्यान दीजिए, उसका निर्माण जारी है। और अब टीसीटी की बारी है ना। ये आपकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है जो कि दो दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, और इस पॉइंट को भी मैं एम मान लेता हूं, और इस पॉइंट को भी मैं एन मान लेता हूं। अब यहां भी हमें एम एन ही निकालना है। तरीका वही होगा नीटन क्लीन वाला, कि यहां हमने इस केंद्रों के बीच की दूरी को मिला दिया बिना किसी संकोच के। आप सब लोग पर्याप्त तौर पर इंटेलिजेंट विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए। ये आपकी क्या हो जाएगा, अगर ये एक की त्रिज्या है तो त्रिज्या को हमने बोल दिया R1, और ये इस तरह से आपसे मिल रही है। और ये आपकी दूसरी त्रिज्या बना देते हैं, ये आपकी R2 है। यहां कॉन्सेप्ट क्या चलता है देखिए, कि आप ये देख रहे होंगे कि अगर आप इसके पैरेलल एक लाइन खींचना चाहते हो, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, C1 C2 के पैरेलल, तो यहां कहीं एक लाइन नजर आ रही है आपको कि यह एक लाइन ऐसी है सर जो C1 C2 के पैरेलल है, और मैंने इसको आगे बढ़ाते हुए इससे मिला दिया। अब ये एक समांतर चतुर्भुज आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, आना भी चाहिए। आप ये जानते हैं कि अगर ये दूरी अगर आपकी d है, जो कि केंद्रों के बीच की दूरी है, तो यह दूरी भी आपकी d होगी। यह पॉइंट आपका O मैंने मान लिया। तो इस बार मुझे बताइए, ये R1 है तो ये सामने वाला अगर R2 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो बस ये 90 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है MN। तो कौन से वाले ट्राइंगल लोगे, MNO में, लगा दो पाइथागोरस, MNO में। ठीक है, MNO में आपको दिख रहा है R1 प्लस R2, ये परपेंडिकुलर, सामने वाली भुजा कर्ण। तो बस हो लिया काम। MN स्क्वायर अगर आपको निकालना है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहां पर जो आता है, यहां पर आता है त्रिज्याओं का योग। ये टीसीटी है अपना। और ध्यान इस बात का रखना कि जो बार बार मैं स्क्वायर लिख रहा हूं, एक्चुअल में वो रूट निकलेगा, ये ध्यान रखना। बाद में कहीं आप पेपर में यही सोच के आ जाएं, तो ये रूट होता है, वहां पर भी मैं लिख दूंगा डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होता है टीसीटी में। और मैं आपको क्यों विजुअलाइज करा रहा हूं, विजुअलाइज इसलिए करा रहा हूं, इससे कभी भूलता नहीं है बच्चा। अब टीसीटी दिमाग में आया, मान के चलो सर कैसे याद रखते हैं, आप कैसे याद रखते हैं। देखो मेरा याद करने का तरीका है, टीसीटी दिमाग में आया, टीसीटी मतलब ऐसे लाइन आ गई ना। अब ऐसे लाइन आ गई तो मुझे ये पता था कि यार ऐसे लाइन आ गई तो नीचे से बढ़ाया जाता है, तो R1 प्लस R2 हो जाता है। और डीसीटी में कहीं कुछ बढ़ाया नहीं गया,
उसके सामने से डाल दिया तो वो R1 माइनस R2 होगा। इस तरह से कॉमन सेंस लगाकर हम इन चीजों को दिमाग में बैठा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये छोटी छोटी प्यारी बातें हैं, और यहां पर भी इसको भी आप ढंग से लिख लो कि अगर इसका आपको डीसीटी निकालना हो तो ये होता है वही केंद्रों के बीच की दूरी। और ये बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है यार, पेपर में मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, केंद्रों के बीच की दूरी देगा, दोनों त्रिज्याएं दे देगा, पूछ लेगा डीसीटी निकालो, टीसीटी निकालो। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अगर आपके सामने ये दो सर्किल हैं और एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये इनका केंद्र है C1, ये इनका केंद्र है C2, और ये इसकी स्पर्श रेखा बना देते हैं पहले तो। ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा बना दी, और ये एक त्रिज्या बना दी R1, और यह एक त्रिज्या और बनाई आपने R2। आप सभी विद्यार्थियों से मैं अब विनती करूंगा, कृपया करके मेरे प्यारे भाई बंधुओं, ये M पॉइंट है, ये N पॉइंट है, तो MN निकाल के बताओ MN क्या होगा। चलिए, ऐसे ऐसे भी बच्चे अपने पास आते हैं, जैसे कि भाई एक बच्चा कह रहा है सर टीसीटी में बीच में प्लस होगा ना, मतलब उसको पूरा सॉल्व करा दिया, सब कुछ करा दिया, लेकिन मन की गणित तो मन की गणित है भाई। ठीक है, चलिए, तो केंद्रों के बीच की दूरी डी है भाई साहब। बोले डी कहां से आ गया, चलिए भाई निकाल के बताइए। कैसे करेंगे, आइए, तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई देखो ये R1 है और ये R2 है। आपको वही बताया था ना डीसीटी निकालने का तरीका, तो डीसीटी निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो गई R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, माइनस तो बीच में आएगा ही दोनों में, और डीसीटी में क्या होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो भाई आप जानते हो ये कितना होता है 4R1 R2 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2R1 R2। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि पेपरों में पूछा जाता है और कई सारे विद्यार्थी इसको गलत करके आते हैं। ठीक है माय डियर, चलिए आइए, एक बच्चा कह रहा है सर यूपी, शाहबाज कह रहे हैं सर यूपीएसआई का कोर्स मिल जाएगा। डियर मैंने एक ही चीज कहा है, अगर वास्तव में क्रैक करना चाहते हो, देखो मैं ऐसी बातें तो करता नहीं हूं खैर, लेकिन अगर वास्तव में कुछ पढ़ना चाहते हो ना, बेहतरीन पढ़ना चाहते हो और वो भी डिटेल में, तो यार एक ऑप्शन है बस, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फाउंडेशन बैच पढ़ो, कोई भी एग्जाम फोड़ लोगे, ये बोल रहा हूं मैं। अब पढ़ना ना पढ़ना वो आपकी मर्जी है यार, मैं तो बस बोल दिया कि अगर आपके पास ये मौका है, अभी वहां मेंसुरेशन शुरू होगा, ज्वाइन करो और जुड़ जाओ बस। अर्थमेटिक भी पूरा वहां पे है और नया अर्थमेटिक भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा, आपको जुड़ना होगा डियर, तभी आप सारी चीजें कर पाएंगे। तो ये बेहतरीन बैच है और मैं और उसी लेवल का पढ़ाता भी हूं। आप ये सोचो कि जब फ्री में इतना सारा है मेरे पास देने के लिए, तो पेड में कितना सारा होगा। अब मेरा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि थ्योरी, प्रैक्टिस भी इतनी सारी होती है कि करीबन एक एक महीने तो ज्योमेट्री की प्रैक्टिस चली है वहां पर। तो क्योंकि वहां बच्चा डेडिकेशन से पढ़ता है, वहां ये नहीं कहता सर मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहा हूं सर, सर एक बार शायरी सुना दो ना, वहां बच्चा ये थोड़ी कहता है।
वहां बच्चा पढ़ने वाला ही आता है, इसलिए वो लेकर पढ़ता है। ये यूट्यूब है, यहां तो कोई भी आएगा, 100 रुपए वाले बहुत सारे आते हैं दिन भर में। तो ये सबसे बड़ी चीज है। तो उस हिसाब से सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं कि ये बहुत नीट एंड क्लीन मामला है। पढ़ाई का बहुत कंफर्ट जोन में पढ़ाई करने का तरीका ये है कि आप एक अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे कि सिलेबस भी कंप्लीट हो और चीजें भी बढ़िया बन जाएं। चलिए नेक्स्ट। तो यहां तक हमने सीखा, और ये हमने अभी तक सीखा है, और हमारा पेज भी खत्म हो गया वैसे तो, लेकिन फिर भी एक टाइप और बचा हुआ है जहां हम सर्किल को खत्म कर रहे हैं आज, और ये सर्किल अभी खत्म हो जाएगा और फिर क्वाड्रिलेटरल शुरू हो जाएगा। आइए, तो क्या है भाई, ये आपके दो सर्किल हैं और वह एक दूसरे को काट रहे हैं। सुनना, ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, और दोनों की रेडियस बराबर भी है। ये एक दूसरे को काट रहे हैं और दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं, ठीक है। यह इसका सेंटर है, यह इसका सेंटर है। मैंने इस सेंटर को ए मान लिया, इस सेंटर को मैंने बी मान लिया, इसको मैंने मान लिया पी, इसको मैंने मान लिया क्यू। आपको क्या निकालना है? लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर इंसल्ट कर दिए यूट्यूब वालों का। ऐसा नहीं है यार, पढ़ने वाले कितने सारे बच्चे हैं जो सालों सालों से पढ़ रहे हैं। इवन मैं अपने फाउंडेशन वाले बच्चों से खुद से कहता हूं कि भाई प्रैक्टिस करनी है तो 11 बजे वाली क्लास में आ सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए अगर कुछ भूल रहे हो तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन पूरा चलता है, पूरा फीडबैक लिया जाता है, सारी चीजें वहां से, उनको कोई तकलीफ होती है तो यहाँ वो टॉपिक करा दिया जाता है। तो यही कंसल्टेशन है और क्या है, और यही सबसे बड़ी चीज भी है। एक टीचर जहां भी आपको बेस्ट दे सके, मैं तो उनसे भी बोलता हूं कि मेरी रात को 8 बजे वाली क्लास लो, लेते हैं। तो यही है, यही होता है कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रिवीजन होना चाहिए, ये सब मिल जाता है। चलिए, ये बात की बात है। अभी हम बात करते हैं कि ये उनके सेंटर हैं और दो व्रत हैं, दो व्रत हैं, उनकी रेडियस सेम है। दो व्रत हैं, उनकी रेडियस सेम है और वह आर है, ठीक है। अब दोनों की व्रत अगर रेडियस ही सेम है तो आप मुझे एक चीज बता दो कि भाई साहब ये अगर मैं इससे मिला दूं तो भी रेडियस ही रहेगा, क्योंकि इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी और इसके केंद्र से परिधि तक की दूरी और इनकी आपस में दूरी, ये सब बराबर रहने वाली है। और यही तो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का खेल। ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ठीक है, चलेगा। तो ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अगर मैं आपसे बात कहना चाहता हूं तो यहां पर आपके सामने क्या है कि अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं तो किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर लंब आप डालना चाहते हो तो लंब क्या होता है? अगर मैं इसको डाल देता हूं पी एम, तो पी एम कितना हो जाएगा? √3r/2, क्योंकि किसी भी समबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है √3r/2। और अगर हम बात करना चाहते हैं पी क्यू की तो उसका डबल कर दो, तो जो पी क्यू होगा, जो कि क्या है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है, तो वह कितना हो जाएगा? 2 × PM। एक्चुअल में आपका क्या हो गया? √3r/2, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि पी क्यू बराबर कितना आ गया? √3r आ गया। तो √3r आपकी क्या हो गई? वैल्यू हो गई, ठीक है। हाँ, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो ये पूरी की पूरी आपके सामने कहानी है। सर्किल अपना खत्म हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब हम 2-3 दिन सर्किल की प्रैक्टिस करेंगे, देन क्वाड्रिलेटरल शुरू करने वाले हैं, ठीक है माय डियर। चलिए, अब पहला क्वेश्चन ये है, इनको भी निपटाते हैं। ये हमने कर लिया शायद, है ना? ये तो हमने कर लिए है ना, ये भी ये कर लिया था क्या? रह गया था, ये हो गया था ना?
ये भी हो गया था शायद, यहां से लेना है आई थिंक सो, ठीक है, यहां से लेना है, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हाँ ठीक है ना, यहां से ही लेना है ना। अब तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। देखो बीओ और सीपी आपका समकोण है और त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, जहां पर बीओ और सीपी समकोण त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं और ए पर समकोण है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अब ए पर समकोण है, ध्यान रखना ये वही राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी है। तो बीसी बराबर आपको दे दिया 5 है, ठीक है, बीओ बराबर आपको दे दिया कितना पता नहीं, लेकिन आपसे बोला गया है बीओ और सीपी एबीसी की माध्यिकाएं हैं, ठीक है भैया, माध्यिकाएं हैं तो बनाते हैं, और क्या है, बीओ कहां से बनेगी, बी से शुरू होगी, ऊपर खत्म हो जाएगी, और सीपी ये, और इस तरह से आपको दे रखा है। याद आ रहा है, प्रॉपर्टी याद आ रही है किसी को, जो अपनी जायदाद भूल गया है वो जायदाद को एक बार देख के आया करो, वरना अतिक्रमण हो जाता है भाई साहब। तो बात वही हो गई सर, ये तो वही वाली प्रॉपर्टी हो गई जहां पर इन दोनों माध्यिकाओं का इस सामने वाली भुजा से संबंध बताया था आपने, याद आ रहा है, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है यार, कभी तो बता दिया करो सर, हाँ याद आ रहा है। तो ये आपको दे रखा है 3√5/2 पूरा, सीपी आपको निकालना है। तो क्या बताया था, प्रॉपर्टी क्या होती है डियर, 4 गुणा, या मैंने ये कहा था कि बीओ स्क्वायर प्लस सीपी स्क्वायर बराबर 5/4 सामने वाली भुजा बीसी स्क्वायर। कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से बता दो, कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये पता है, ये निकालना है, तो दो माध्यिकाओं का समकोण वाली को छोड़कर, ये लिखाया हुआ है एक बढ़िया तरीके से नोट, समकोण वाली भुजा को माध्यिका को छोड़कर, और यहां पर आपको उसकी भुजा का स्क्वायर के सामने करना है बस। तो यहां हो गया कितना, बीओ कितना हो जाएगा 9/4, 45/4, सीपी निकालो 25, 125/4, तो सीपी बराबर 80/4 20, सीपी बराबर हो गया कितना 2√5। तो जिसका भी आंसर 2√5 आ रहा है वो आराम से अच्छा तरीके से आंसर निकलवा दिया है, ठीक है माय डियर। तो 2√5 आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने सही जवाब देकर सही किया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी आप कर सकते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर बिलोंग करता है, जो मैंने कल भी आपको बताया था। देखो डियर स्टूडेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने के लिए करवा रहा हूं कि त्रिभुज PQR में QS और RT दो माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो वो टाइप जो है वो अलग है, और ये उसका अगला प्रॉपर्टी था जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको करवाऊंगा। तो यहां देखिए आपके सामने क्या बोला जा रहा है, सर ABC आपका एक ट्राइंगल है, अरे PQR है महाराज, PQR आपका एक ट्राइंगल है जहां पर QS और RT और QS आपकी क्या है, दो माध्यिकाएं हैं जो एक दूसरे पर समकोण पर काटती हैं। तो PQ बराबर आपको कितना दे रखा है, PQ बराबर आपका 22 है, PR बराबर आपका 19 है, तो QR आप निकालिए। तो क्या प्रॉपर्टी होती है भाई साहब, बता दो यार, ये भी आप ही बताओगे। तो सर आपने ही सिखाया था कि भुजाओं का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 5 गुणा QR का स्क्वायर। बस अब रखो वैल्यू, अरे रख दो, हो गया सॉल्व। तो ये भुजाओं के बीच में संबंध है। यहां पर क्या है, दो माध्यिकाओं को लेना है और सामने वाले कर्ण को लेना है और उसका 5/4 करना है, ठीक है डियर। तो कैसे करेंगे, PQ का हो जाएगा कितना 484, PR का कितना हो जाएगा 361 और 5 QR स्क्वायर। तो देखो 4 और 1 5, 8 और 6 14, 7 और 1 845/5। तो कितना आ रहा है निकल कर यहां से 169 आ रहा है क्या, 845/5, 169 का अंडर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो QR बराबर कितना हो गया 13। चीजें क्लियर हो गई माय डियर।
मजा आ रहा है क्या, जल्दी से मुझे बता दें, क्योंकि आप अगर करोगे ना तो ये सारी चीजें आसान है, नहीं करोगे तो सर हम याद कैसे रखेंगे। अरे भाई लिख लिख के याद रखोगे ना, यही होता है, तरीका भी यही होता है, लिखो पढ़ो सब याद हो जाता है धीरे धीरे। चलिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ओ एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और बिंदु ए जीवा बीसी बिंदु ओ की विपरीत दिशा में है, तो बीओसी अगर 150 दे रखा है तो बीएसी कितना होगा भाई, कितना होगा बताना। मतलब परिकेंद्र वाला कॉन्सेप्ट आ गया, और परिकेंद्र वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो दिमाग में इतना चलना चाहिए कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का आधा होता है, यानी कि 75 आंसर आ जाएगा। सॉरी, केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है, यानी कि परिधि पर बना हुआ कोण निकालना है तो 75 आंसर आ जाएगा। डायग्राम बनाना चाहते हो तो वो भी बना लो। एबीसी त्रिभुज का परिकेंद्र है, ये आपने ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ओ आपने परिकेंद्र मान लिया, ये बी ओ सी आपको 150 दे रखा है, तो ये भाई 75 हो गया। लो कुछ भी तो नहीं है, आप करो तो सही। चलिए तो अभी तो टाइम हो गया है आपका, अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सारे क्वेश्चन आप करिए, कल इनको ही शुरू करेंगे यहीं से ही। कल ये सारे, अभी मैंने एक फाइल और डाली है, आज सर्किल की पूरी फाइल मैंने डाल दी है। ये देखिए 33 क्वेश्चन की फाइल है, 33 क्वेश्चन, यहां से यहां तक तो कल दे दिया था, यहां से शुरू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23, ऐसे मैंने पूरे 33 क्वेश्चन और डाले, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन हम यहाँ करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो यार पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। मैं तो कोई कसर छोड़ नहीं रहा हूं, आप अगर छोड़ रहे हो तो ये आपकी मर्जी है, और बस कोई आदमी इतना ही आप लोगों के लिए कर सकता है। तो आप लोगों को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और आप करते रहिए।